हेलो फ्रेंड्स। आज हम नई शुरुआत करने जा रहे हैं जहां हम नेट ज्योग्राफी के सिलेबस कवर करेंगे, जहां आपका नेट का पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज कवर होने वाला है और यही आपको सेट यूपीएससी और भी अनेक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी सहायक होंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले चैप्टर से, जो कि है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजी टर्म ये ग्रीक वर्ड से आया है, जहाँ जो जियो का अर्थ होता है अर्थ मतलब कि पृथ्वी, मॉर्फो मीन्स हुआ फॉर्म, उसका फॉर्मेशन, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो जियोमॉर्फोलॉजी क्या है? तो जियोमॉर्फोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म्स एंड द प्रोसेस दैट शेप them. Geomorphology is often identified with geology or considered a branch of geology. So, geomorphology considered as a branch of geology. Okay. तो दोस्तों, यहाँ हमने क्या देखा? जियोमॉर्फोलॉजी क्या है? ये एक साइंटिफिक स्टडी है लैंड फॉर्म्स की। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैस्ट्रोफिज्म और यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। तो यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म पढ़ने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कैस्ट्रोफिज्म है क्या। तो कैस्ट्रोफिज्म यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म आने के पहले कैस्ट्रोफिज्म थ्योरी सब एक्सेप्ट करते थे। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म एक साइंटिफिक ट्रूथ है और कैस्ट्रोफिज्म क्या हुआ? कैस्ट्रोफिज्म एक ओपिनियन है, जबकि पुराने ज़मानों में उतनी साइंटिफिक नॉलेज नहीं होने के कारण लोगों को, चर्च के लोगों को रिलीजियन चीज़ों पर ज़्यादा भरोसा हुआ करता था, तो वो लोग सुपर नेचुरल टाइप होते थे। तो इस वजह से कैस्ट्रोफिज्म क्या है? एवरीबडी बिलीव दैट अर्थ हैज़ ऑरिजिनेटेड थ्रू सुपर नेचुरल मीन्स and had been affected by a series of catastrophic events such as the biblical flood, and now those catastrophic events have subsided and earth is not changed. तो उस समय लोगों का उतना साइंटिफिक नॉलेज नहीं होने के कारण वो लोग चर्च के पादरी लोगों पर और रिलीजन चीज़ों पर ज़्यादा भरोसा करते थे, तो वो लोग सुपर नेचुरल चीज़ों को ज़्यादा मानते थे, जिसके वजह से उन्हें लगता था कि अर्थ में जितने भी होने वाले चेंजेस है वो सिर्फ भगवान का दिया हुआ सुपर नेचुरल एक्टिविटी पर वो लोग ज़्यादा बिलीव करते थे। पर प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म के आने के बाद लोगों का थॉट धीरे धीरे बदला। तो ये यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म फर्स्ट इनिशिएटेड बाय हटन इन 1785, फिर इसको रजिस्ट्रेट किया गया प्लेफेयर के द्वारा 1802 में एंड पॉपुलर हुआ बाय लेयल के कारण। तो इस यूनिफॉर्मिटेरिज्म में है क्या? तो ये हटन के द्वारा कॉन्ट्राडिक्ट करा है जो बिब्लिकल थॉट था लोगों का, सुपरनैचुरल थॉट कि सब कुछ गॉड के द्वारा फॉर्म किया गया है, लैंड फॉर्म्स वगैरह। तो इसमें कहा गया द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटेरिज्म states that the causes and rates of geologic process that are in operation today are the same as those that existed in the geological past. तो यह हटन का कहना है कि जो पास्ट में हुआ है आज भी वही हो रहा है। यानी हटन अपने टाइम में वो क्या करते थे, रिवर के थ्रू उनको ये सारा कॉन्सेप्ट आया उनके माइंड में, तो वो क्या करते कि एवरी ईयर वो क्या करते थे कि उनके घर के सामने एक रिवर था, उसको बहुत ध्यान से देखते थे। तो वो एवरी ईयर दिस रिवर वुड डिपॉजिट अ फाइन लेयर सेडिमेंट इन फुटप्रिंट. He just thought. By observing this, Hutton said that it would take many millions of years to deposit 100 meters of sediment in this fashion. तो उनका कहना है प्रोसेस दैट ऑकर टुडे द सेम वंस दैट ऑकर इन द
past to create the landscape and rock as we see them now. तो इनका वही कहना है कि जो पास्ट में हुआ आज भी वही हो रहा है, जो प्रोसेस पहले हुआ करता था वो प्रोसेस आज भी चल रहा है। जिस तरह से रिवर डिपॉजिट करता है एक फाइन लेयर सेडिमेंट, धीरे 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 जमा करते हुए, तो उसको भी डिपॉजिट करने में काफ़ी मिलियन ईयर लगे होंगे 100 मीटर सेडिमेंट को जमा करने में। तो उनका कहना है कि जो पास्ट में हुआ वो आज भी हो ही रहा है। तो द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म स्टेट दैट the present is the key to the past. Structural geology is study of change. Next, the topic is structural geology. तो structural geology क्या है? तो this force applied due to tectonic activity of the earth. तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कैसे फॉर्म होता है, ये है क्या? तो चलिए हम लोग जानते हैं। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर आर यूजुअली the result of powerful tectonic forces that occur within the earth. So usually we know about that the tectonic forces are there in the earth. So this fold and these forces fold and break rocks, form deep fault and building mountain. तो इस फोर्स के कारण क्या होता है कि फोल्ड होता है, फॉल्ट होता है और नया नया माउंटेन का निर्माण होता है। Structural geology is the study of change in rock structure, deformation due to internal external forces such as stress and strain. This force applied due to tectonic activity of the earth. तो ये फोल्ड और फॉल्ट किस वजह से हो रहा है? टेक्टोनिक एक्टिविटी से। तो जिससे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज जियोमॉर्फिक प्रोसेस। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस मीन bringing about change in the configurations of the earth's surface due to physical stress and chemical action on minerals present on earth. The physical and chemical action are due to endogenetic and exogenetic forces. तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या है? मेनली वो प्रोसेस है जिससे कि अर्थ का सरफेस चेंज हो रहा है। तो यहाँ मेनली दो तरह के फोर्सेस काम करते हैं जिसके वजह से अर्थ का लैंडफॉर्म में चेंजेस हमें दिखने को मिलता है। तो वो फोर्सेस क्या क्या है? एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। एंडोजेनेटिक फोर्सेस के अंदर क्या आता है? स्लो मूवमेंट होता है और सडन मूवमेंट होता है। और एक्सोजेनेटिक के अंदर वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन, ये सारी चीज़ आता है। स्लो मूवमेंट यानी डायस्ट्रोफिज्म, ये किस तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक वर्टिकल जिसको एपिरोजेनेटिक बोलते हैं एंड एक हॉरिजेंटल जिसको ओटोजेनेटिक बोलते हैं। तो एपिरोजेनिक मतलब क्या होता है? कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग जिसमें कॉन्टिनेंट का निर्माण होता है। और हॉरिजेंटल ओरिजिन या ओटोजेनिक यानी जहाँ माउंटेन बिल्डिंग होता है। सडन मूवमेंट में आते हैं। सडन मूवमेंट में वॉल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक होता है जो कि सडनली होता है। और नेक्स्ट है वर्टिकल के अंतर्गत दो तरह के आते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट। और नेक्स्ट है ओरिजिनिक माउंटेन बिल्डिंग। इसमें दो तरह के फोर्सेस काम करते हैं जो है कंप्रेशन फोर्स और नेक्स्ट है टेंशन फोर्स। अब यहाँ आते हैं। कंप्रेशन फोर्स से फोल्ड माउंटेन का निर्माण होता है और फोर्स ऑफ टेंशन से फॉल्ट का निर्माण होता है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट आता है एक्सोजेनेटिक प्रोसेस में, जहाँ पे वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन होता है। तो वेदरिंग कितने टाइप का होता है? 3 टाइप्स के होते हैं। फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग। नेक्स्ट आते हैं इरोजन। इरोजन किस किस चीज़ में इरोजन होता है? तो वो है आपका रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, वेव एंड करंट, विंड। These are the agent of erosion. And next one is deposition. Deposition के अंतर्गत क्या क्या आता है? सेम थिंग,
which are come under in erosion. What are they? Running water, groundwater, glacial, waves and current, winds. Okay, so these are the agent of geomorphic process. So now let's learn. A geomorphic process is a force which applied on earth material and affecting its configurations. A geomorphic agent like running water, moving ice masses, wind, waves and current, etc. These are the agent of erosion. Okay, a geomorphic agent it's called. It's a moving medium which acquires, transports and deposit earth material. So the agent work erosion, then transportation, then deposition. The work of this agent are three. What are they? Erosion, then deposition, then transportation, and then deposition. Next, climatic effect. So, climatic effect, most of the world's topography is the recognition that the geology and climate change during the Pleistocene have had far-reaching effect upon present-day topography. The climatic factor, particularly those of temperature and precipitation, should influence the operation of the geomorphic process. So, the climatic effect क्या होता है? क्लाइमेटिक इफेक्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसमें? ये जो स्ट्रक्चर टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं वर्ल्ड में, इसमें क्लाइमेटिक इफेक्ट काफ़ी होता है जो कि जियोलॉजी एंड क्लाइमेटिक चेंज ड्यूरिंग द प्लेस्टोसिन हैव हार्ड फॉर रीचिंग इफेक्ट अपॉन प्रेजेंट डे. तो अभी के टाइम में प्लेस्टोसिन हैव मतलब जियोलॉजी एंड क्लाइमेटिक चेंज का बहुत गहरा ही रिलेशन है जो कि हम लोग प्लेस्टोसिन टाइम से ही देखते आ रहे हैं. उसके इफ़ेक्ट अभी के प्रेजेंट डे में भी वो हमें देखने को मिलता है. और क्लाइमेटिक इफ़ेक्ट में मेन जो है फैक्टर वो है टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन का. ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है जियोमॉर्फिक प्रोसेस में और लैंडफॉर्म फॉर्मेशन में, जिससे कि हमें लैंडफॉर्म और टोपोग्राफिकल चेंजेस पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलता है. नेक्स्ट आते हैं हम हिस्टोरिकल नेचुरल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी. Historical nature of geomorphology. So, the historical nature of geomorphology was recognized by Bryan in 1941. तो ये हिस्टोरिकल नेचर रिकॉग्नाइज किसके द्वारा किया गया था? ब्रायन इन 1941 में. जियोमॉर्फोलॉजी concerned itself primarily with the origin of the present landscape. But in the most landscape, there are present forms that date back to previous geologic epoch or period. A geomorphologist is thus forced to adapt an historical approach if he is to interpret properly the geomorphic history of a region. तो यहाँ हिस्टोरिकल नेचर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी में हमें क्या समझ में आ रहा है कि ब्रायन के द्वारा दिया गया था, जिससे कि हम प्रेजेंट डे के लैंडस्केप को इजीली प्रीवियस जियोलॉजिकल इपोच के द्वारा रेक्टिफाई कर सकते हैं और इजीली हम लोग समझ पाएंगे कि हाँ हिस्ट्री में किस तरह का घटनाएं हुई है, क्या क्या रीज़न से अभी के लैंडफॉर्म चेंजेस हुए हैं. तो हिस्टोरिकल नेचर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी डज अ बिग रोल इन ज्योग्राफी. तो इसके द्वारा हम लोग प्रेजेंट फॉर्म को इजीली एग्जामिन कर पाते हैं, इंटरप्रेट कर पाते हैं प्रॉपरली. नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन जियोमॉर्फोलॉजी एंड जियोलॉजी. तो हमने ये पूरा जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ा कि वो है क्या. तो जियोमॉर्फोलॉजी इजीली हम लोग यहाँ से समझ पाए कि जियोमॉर्फोलॉजी है क्या. ये साइंटिफिक स्टडी है
of landform and the process of their shape. और geomorphology is often identified with geology. geomorphology किसके द्वारा आइडेंटिफाई होता है? जियोलॉजी की तरह. इट्स ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ ब्रांच ऑफ जियोलॉजी. ओके. और फिर नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म किसके द्वारा दिया गया था? हटन के द्वारा दिया गया था 1785 पे, जिसमें उन्होंने कहा था प्रेजेंट इज़ द की टू द पास्ट. यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म को हम लोग जानने से पहले हमने क्या समझा? कैटास्ट्रॉफिज्म के बारे में, जिसमें क्या था? सुपरनैचुरल एक्टिविटी को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया गया था यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म के आने के पहले. उसके बाद यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म किसके द्वारा दिया गया था? जेम्स हटन के द्वारा दिया गया था 1785 में. और नेक्स्ट फिर हम लोगों ने पढ़ा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है. तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है कि ये टेक्टोनिक फोर्स के द्वारा होने वाला चेंजेस अर्थ पे. ठीक है. और फिर नेक्स्ट आए हम लोग जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या है. तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या है? ये चेंजेस, जिस फोर्स के द्वारा चेंजेस आ रहा है हमारे लैंड फॉर्म और टोपोग्राफी में, वो सब आ रहे हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस में. तो दो तरह के जियोमॉर्फिक प्रोसेस होते हैं, इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस के द्वारा होता है वो. नेक्स्ट एजेंट के बारे में पढ़ा. तो एजेंट क्या क्या था हमारा? ये था रनिंग वाटर, मूविंग आइस मासेस, विंड, वेव्स एंड करेंट्स. ओके. नेक्स्ट क्लाइमेटिक इफेक्ट. तो टोपोग्राफिक का हमारे टोपोग्राफी पर, वर्ल्ड वाइड टोपोग्राफी पर सबसे ज़्यादा असर किसका पड़ता है? जियोलॉजिकल टाइम का, जियोलॉजी का, यानी उसके फॉर्मेशन का, रॉक फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर का. और नेक्स्ट है क्लाइमेटिक चेंज. क्लाइमेटिक चेंज में मेनली दो फैक्टर ज़्यादा इफेक्ट करते हैं. क्या क्या? टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन. ये ज़्यादा इफेक्ट करते हैं वहाँ के टोपोग्राफी को, जिससे कि हमारे वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप के टोपोग्राफी हम लोग देख पाते हैं. और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस पर. नेक्स्ट आते हैं हम लोग हिस्टोरिकल नेचर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, जो किसके द्वारा दिया गया था? पहली बार ब्राइन के द्वारा दिया गया था 1941 में, जिसमें हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर हम लोग हिस्ट्री को पढ़ते हैं या फिर हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं, प्रीवियस पास्ट में जाते हैं, जियोलॉजिकल इपोच या पीरियड को हम लोग अच्छे से एग्जामिन करते हैं, तो अभी का प्रेजेंट फॉर्म्स ऑफ लैंड फॉर्म और टोपोग्राफी को हम लोग ईजीली एग्जामिन कर पाएंगे. तो ये भी हमारे लिए हिस्टोरिकल नेचर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी भी बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट लास्ट आते हैं हम लोग क्या? डिफरेंस बिटवीन जियोमॉर्फोलॉजी एंड जियोलॉजी. तो जियोमॉर्फोलॉजी क्या है? deals with the contour and the outer study of mountain and the cross section of rock and other substance. सो जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? कंटूर्स एंड द आउटर स्टडी है कि क्या है? माउंटेन का आउटर स्टडी, क्रॉस सेक्शन ऑफ रॉक एंड अदर सब्सटेंस के बारे में आउटरली हम लोग पढ़ते हैं. एंड फॉर्म रिलेटेड टू द क्रस्ट ऑफ द प्लैनेट अर्थ. फॉर्मेशन पढ़ते हैं प्लैनेट ऑफ अर्थ का. ऑन द अदर हैंड जियोलॉजी क्या है? जियोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर दैट मेक अप रॉक. तो फॉर्मेशन ऑफ रॉक है, किसके द्वारा हुआ है, क्या क्या चीज़ है उस रॉक में, माउंटेन्स में, वैलीज, उसके टाइप्स क्या है, उसके अंदर में सॉइल, उसका फॉर्मेशन किस चीज़ों से हुआ है, वो सारा हम चीज़ हम लोग किस में पढ़ते हैं? जियोलॉजी पर. सो जियोलॉजी एंड जियोमॉर्फोलॉजी. नाउ इन ज्योग्राफी सेम थिंग. ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? सारे चीज़ पृथ्वी के बारे में A to Z चीज़ आउटरली जितने भी चीज़ है ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं. और जियोलॉजी में क्या है कि रॉक का इंटीरियर चीज़, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, किस टाइप का सॉइल पाया गया है, वो सारे चीज़ हम लोग जियोलॉजी में पढ़ते हैं. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही. फिर कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, वो है आपका
फैक्टर कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। तो इसी तरह से धीरे धीरे हम लोग पूरा ज्योग्राफी का पार्ट जो कि नेट का पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे टॉपिक वाइज, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू।